हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरओ कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल कंप्यूटर एग्जाम हब। यदि आप अपने कंप्यूटर की सुरक्षा चाहते हैं और आपके जो भी मूलभूत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर आप अटैक नहीं चाहते कि कोई बाहर से आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करे या उसको अटैच करे या डाउनलोड कर दे, अपलोड कर दे, कोई भी इमेजेस देख ले, तो उससे कैसे बचा जाए, यही आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एवं अवेयरनेस। याद रखिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस की बात करेंगे कि आमतौर पर आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड कितना सारा होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन खरीद, डेबिट कार्ड का उपयोग, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कॉन्टिन्यूसली आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो यही देखते हुए जो गलत लोग होते हैं वो आपके जो डेटा है, या आप ये बोल सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको वो सुरक्षित कर लेते हैं और उसका फिर वो दुरुपयोग करते हैं। तो इसी को अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर डाला है कि कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं जो आपके इंटरनेट को डिफाइन कर सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि आपके इंटरनेट के अंदर कोई भी डेटा जो है उसको लेकर उस डेटा को बर्बाद कर सकते हैं। इसी को लेकर आज का हमारा ये चैप्टर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस होना इस स्लाइड में हमने बताया है क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ के अंदर आप सबसे ज़्यादा मोबाइल उपयोग करते हैं, मोबाइल के माध्यम से ही आप पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, सीवीवी नंबर्स होते हैं, ये सब आप अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपका मोबाइल हैक हो जाता है और सारा डेटा किसी और के पास जाने लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस या फिर आपका डेटा या फिर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की पूरी मशीनरी हैक हो जाती है, जिससे कि आपके बहुत सारा डेटा का नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब आप कंप्यूटर का या मोबाइल का उपयोग किसी लेन देन में या कंप्यूटर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, प्रिंटिंग के लिए इत्यादि के लिए करते हैं, तो अपने आप को सिक्योर और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका डेटा और आपके महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस किसी थर्ड पार्टी के पास किसी भी तरीके से ना जाए। उसको लेकर अब इसके अंदर डिस्कशन हमारा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और फिर इस पे काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स, मतलब कि किस तरीके से साइबर होता है आपके लिए, क्राइम की तरह काम करता है, उसको हम देख लेते हैं। एक होता है मेलवेयर, जिसके अंदर 3 टाइप हमने यहाँ पे कंसर्न किए हैं। एक होता है वायरस, एक ट्रोजन हॉर्स और एक होता है स्पाईवेयर। पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली अगर हम वायरस की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो नॉर्मली आपको बिना बताए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाता है और आपके कंप्यूटर में वायरस फैलाने का काम करता है। नॉर्मली ये जो वायरस है या तो ईमेल के थ्रू आ जाते हैं, जिससे कि आपके जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है या बहुत सारी फाइल डैमेज हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये वायरस जो है वो इसी तरीके से ट्रीटमेंट करता है, जिस तरीके से अपने बॉडी में कुछ नेगेटिव वायरस चल जाते हैं जो अपनी बॉडी को परेशान करते हैं, बीमारियों को उत्पादन करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर को वायरस नुकसान पहुंचाता है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू, या भी बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। एक और होता है ट्रोजन हॉर्स, एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर जैसा ये दिखता है। जब आप इसको किसी भी कारण से आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वो पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को जैक कर देता है। ये लगेगा ऐसे कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है, आपकी पूरे के पूरी कंप्यूटर को मैनेज करेगा, आपकी मेमोरी को मैनेज करेगा, बट होता ऐसा नहीं है। ये आपके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। इसीलिए इसको एक थ्रेट्स के रूप में, मेलवेयर थ्रेट्स के रूप में जाना जाता है। तीसरा है स्पाईवेयर, नाम से ही पता लग रहा है ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पे जितने भी आप डे टू डे काम करते हैं उसकी ये जासूसी करने का काम करता है। ये आपकी सारी की सारी वेबसाइट्स ब्राउजिंग में जो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो उन सबको अपनी हिस्ट्री में रख लेता है
उनके टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट बना लेता है और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस किसी और के पास चली जाती है, जिसमें कि खतरा बना रहता है। आपके इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशंस है वो किसी और के पास चल जाती है। तो इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्पाईवेयर में रखते हैं, और ये तीनों तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं इसको हम वेलवेयर में रखते हैं। इसी तरीके से एक और टर्म थ्रेट्स की देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं फिशिंग। नॉर्मली ये जो फिशिंग है इसके अंदर इसका जो वर्क है वो क्या होता है कि जो आपके पास जो ईमेल आते हैं आपके मेल बॉक्स के अंदर, उसके अंदर ही एक तरीके का अटैचमेंट लग के आता है। वर्ड के माध्यम से भी आपके कंप्यूटर्स के ऊपर आपके जो ईमेल हैं उसके अंदर, या फिर आपके ऑनलाइन जो बैंक हैं उनके भी इंफॉर्मेशंस को पासवर्ड अटैक के माध्यम से रिकवर कर लिया जाता है, और फिर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस उनके पास चली जाती है, जिससे आपको वित्तीय नुकसान होना जरूरी हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी भी पासवर्ड को सेलेक्ट करें तो उसको फुल प्रोटेक्ट करेक्ट करें, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट का उपयोग करें, उसके अंदर सिंबल्स का उपयोग करें, टेक्स्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, नंबर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप पासवर्ड अटैक से बच सके। एक होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब कि इस तरीके से जो भी ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है जो कि गलत तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है उसको सिक्योर किया जाए। मतलब कि किसी भी तरीके के रॉन्ग जो सिस्टम्स हैं या रॉन्ग जो क्लिक हैं या कोई अटैक है उसको रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिससे कि आपके कंप्यूटर पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज। राइट है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें मेलवेटाइजिंग सिस्टम सिक्योरिटी में, ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटीज, वेब अटैक्स, सेशन हाईजैकिंग एंड डीएनएस पॉइजनिंग, एक ही 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले मेलवेटाइजिंग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइबर हमलावर है वो क्या करता है, बहुत सारी आप जब वेबसाइट देखते रहते हो तो उसमें डिफरेंट एड्स आपके सामने आते रहते हैं, तो गलती से ऐसा हो जाता है कि आप उस एड्स पे क्लिक कर दें, और उस क्लिक करने से उसकी जो वायरस फाइल है वो आपके कंप्यूटर में आ जाती है, जिससे कि आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर बहुत स्लो होने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं मेलवेटाइजिंग, जिसका उद्देश्य होता है कि किसी ना किसी विज्ञापन के माध्यम से आपकी मशीन के ऊपर एक गलत सिस्टम मैनेज कर दिया जाए, प्रोग्राम मैनेज कर दिया जाए जो आपकी इंफॉर्मेशंस को आउटर कर दे। उसके बाद आता है ब्रीचिंग सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे इसको नॉर्मल पे आप बोलेंगे हैकिंग एंड क्रैकिंग। इस तरह के जो हमले होते हैं उसके अंदर बिना आपकी परमिशन से आपके पासवर्ड, आपके जो भी पासवर्ड या पैटर्न आपने लगाया है उसको क्रैक किया जाता है, और क्रैक करने के बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को अपने पास रख लिया जाता है। ये सारे काम हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं, अनएथिकल होता है, तो ये काम अनएथिकल की कैटेगरी में आता है जिसे सही नहीं माना जाता है। उसी तरीके से वेब अटैक्स भी एक तरीके के इंटरनेट के माध्यम से आपकी जानकारियों को, आपके द्वारा डाली गई इंफॉर्मेशंस को वेब आधारित इंटरसेक्शंस करने के माध्यम से, मतलब आप ये बोल सकते हैं जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सब का उपयोग करते हुए आपका जो भी डेटा है उस डेटा को कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, फैचिंग कर लिया जाता है, जिसमें आपको पता भी नहीं लग पाता कि हमारा डेटा आउटर को चला गया है। उसके बाद होता है सेशन हाईजैकिंग। ये नॉर्मली यूज हाईजैकर द्वारा साइबर क्राइम वाला ये काम किया नहीं जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमलावर होता है वो क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में एक ऑथेंटिकेशन सेक्शंस की निगरानी करता है। मतलब कि क्या, कि इसके अंदर आपका जो सर्वर होता है और जो आपका यूज़र होता है उसके बीच के अंदर जो सेशंस क्रिएट होता है उस सेशंस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। उसका जो इंटरेस्ट होता है हाईजैकर का वो गलत इंटेंशन होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में नॉर्मली या पे बोल सकते हैं आमतौर पर इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। इसी तरीके से एक होता है डीएनएस पॉइजनिंग। इसके अंदर हम बताते हैं कि डोमेन नेम सर्वर जो होता है जैसे कि www.google.com, इन सबको एक सेम टू सेम
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई www.ram.com, सेम टू सेम एक और इस तरीके का DNS बना दिया जाता है, मतलब कि एक डोमेन नेम से सर्वर नेम तब्दील कर दिया जाता है और उसके साथ जो मेन वेबसाइट्स है उसके साथ छेड़खानी कर ट्रैफिक जो होता है, जो लोग देखते हैं, उसको इस वाली पे कन्वर्ट कर दिया जाता है और उससे लोगों के जो डेटा है उसको इसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है। अब ऐसी जब वेबसाइट्स बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि इन वेबसाइट्स के अंदर कॉपीराइट संरक्षित सॉफ्टवेयर, वीडियो, फोटो, दस्तावेज डाउनलोड, ये सारी की सारी जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं वो सब आपको इन वेबसाइट्स में दिखती है और आप कुछ लालच के कारण वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, जिसके कारण वायरस आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ज़रूर याद रखें कि कोई भी लिंक, कोई भी इमेज या एड्स को क्लिक ना करें, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका डेटा सामने वाले के पास चला जाए, जिससे कि आपको फाइनेंशियल मानसिक तनाव आने लग जाए। तो ये हमेशा याद रखिए कि ऐसी वेबसाइट्स पे जाने से पहले बचें और हमेशा याद रखें कि ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है या नहीं है। सिक्योर के लिए आपको वेबसाइट्स पे HTTPS का प्रोटोकॉल लगेगा और एक लॉक सा दिखेगा, उस लॉक वाली वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट्स है वो थोड़ी सिक्योर है, जिसके अंदर बिल्कुल के बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, पैडलॉक जिसे कहते हैं, जिससे कि कंफर्मेशन हो जाता है कि इस वेबसाइट्स ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी तरीके का धोखाधड़ी वाला सिस्टम नहीं है। तो हमेशा याद रखें जब भी किसी वेबसाइट्स पे जाएं तो साइट्स एंड पोर्टल्स कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो है वो सेफ़ है, उसके लिए हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके वो वेबसाइट जिस पे एस लगा हुआ है, मतलब कि जो वेबसाइट्स का नेम है उसके प्रोटोकॉल में अगर एस लगा हुआ है तो वो सिक्योर सर्टिफिकेट होती है। कोई भी वेबसाइट्स विश्वसनीय हो तो उसकी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही जाएं, गलत वेबसाइट्स के ऊपर ना जाएं। कभी कभार जो हैकर्स होते हैं वो किसी एक वेबसाइट्स का नेम बदल देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वो भी चेक कर लें। ट्रस्टेड सिग्नल्स जहाँ से आ रहे हैं, मतलब कि ऑथराइजेशंस हैं, उनमें जाए और कहीं भी आपको किसी भी वेबसाइट्स में संदेह मिले जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके पेमेंट करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच लें कि ये वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर वे में बैंक की है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऑनलाइन पैसा मांग रहा है तो उसकी ये ऑथोराइज्ड है या नहीं है। इन सबको जरूर ध्यान से देख लें। किसी भी अननोन वेबसाइट्स जो कि आपको कोई डिस्काउंट दे रही है, फ्री दे रही है, कुछ फ्री मूवी डाउनलोड करवा रही है, प्लीज़ उस पर क्लिक ना करें, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे HTTPS या फिर आपको पैडलॉक दिख रहा हो किसी वेबसाइट्स पे, आप इन तरीके की वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं, ये आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाती है। बात हमने जो बताया कि उसके अंदर आपके पास HTTPS पैडलॉक होना चाहिए और उसके अंदर जो उसके प्रमाण पत्र हैं या पे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन से वो ऑथेंटिक हैं, तो आप उसका प्रॉपर वे में उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंटेशंस को अपलोड, डाउनलोड या इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है सिक्योर सील की, जो आपको ये इंडिकेट करती है कि आप उस वेबसाइट्स का प्रॉपर वे में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें सिक्योर सील में, तो इसमें जितनी भी वेबसाइट्स होती है उस वेबसाइट्स के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे, आप ये देख पा रहे हैं, ट्रस्टेड सील लगी रहती है। इस ट्रस्टेड सील के अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि ये जो वेबसाइट्स है वो टोटल सुरक्षित, वैध है, ऑथोराइज्ड है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो आप सील देख पा रहे हैं, इन्हीं सील्स के ऊपर जो मुख्यतः सील्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे प्राइवेसी सील दिख रही है, इसका मतलब होता है कि एक कंपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस का वर्क कर रही है वो ये इंडिकेट करती है कि जो भी हमारा डेटा है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है, तो आप हमारी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को डिस्पैच नहीं करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी सील्स के अंदर मेंशन्ड होती है। उसी तरह बिजनेस प्रैक्टिस सील्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो अपनी मानकता है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाती है।
अगर आप किसी बिजनेस की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो बिजनेस का जो वेरीफाइड अकाउंट है उसकी जो वेरीफाइड सील है वो आपको उसकी वेबसाइट्स पे दिख जाएगी, जिससे कि आपको ये पता लग जाता है कि ये जो वेबसाइट्स है ये उसी पर्टिकुलर कंपनी की है, जिससे कि आप आसानी से उस कंपनी की वेबसाइट्स पर जाकर अपना लेन देन कर सकते हैं। फिर आता है आपकी सिक्योरिटी सील्स। जितनी भी टॉप मोस्ट वेबसाइट्स होती है उनको अपनी वेबसाइट्स का सत्यापन कराने के लिए इस तरीके की सील आपको देखने को मिल जाती है, जो ये इंडिकेट करता है कि इनकी वेबसाइट्स टोटल सुरक्षित है और आपके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहेगी। ये सब जो मेंशन होता है वो आप सुरक्षा सील के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं और आपको इस तरीके की सील दिख रही है तो आप ये मान के चलें कि उनका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिक्योर है और सिक्योरिटी के साथ साथ आपका डेटा भी पूरा सिक्योर है, जिससे कि आप आसानी से अपने डेटा को वहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं और अपने डेटा की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे दे सकते हैं। ये इसको यहाँ पे कवर करता है। तो इंटरनेट पर आप बहुत बार ब्राउजिंग यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला यूज़ करते हैं। तो जब आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको, जब आप वेबसाइट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए या आपको किसी भी तरीके का लॉस ना हो जाए। उसको बताने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखी है, जिससे कि आपको हर बात समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। अप टू डेट रखें, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर रखें। फिशिंग हमलों से बचने के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है और आपका पासवर्ड जो होता है उसको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। HTTPS की जांच कर लें कि जो भी वेबसाइट्स पे आप काम कर रहे हैं वो S लगा हुआ है या नहीं है। आपको टाइम टू टाइम, अगर आप ऑनलाइन किसी भी पेमेंट को करते हैं तो उस वेबसाइट्स के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पढ़ लें। कोई भी फ्री में अगर वाईफाई आपको मिल रहा है या आपकी मेमोरी को क्लीन करने का कोई सॉफ्टवेयर है या कोई भी ब्राउज़र पे आपका पॉपअप होता है एड्स, उस पर क्लिक करने से पहले बचें और जो भी आपका पासवर्ड है उसको बार चेंज करते रहें, जिससे कि जो भी हैकर्स हैं वो आपके डेटा को कैप्चर ना कर सके। ये सभी इंफॉर्मेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इससे बच सकें और आपका नुकसान भी कम हो सके। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप ब्राउजिंग को कर रहे हो तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आपको नुकसान होने से बचा जा सके। लिंक करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं जब आप मेल करते हैं तो मेल करने के समय ईमेल करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमेशा जब आप ईमेल राइटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और सामने वाले को कम्युनिकेट करता हुआ होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बात करते हैं कि किस तरीके से आप मेलिंग करते हैं, एटिकेट्स उसके अंदर किस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय प्रॉपर वे में दे सकते हैं। उसके बाद जो भी मेल आपने किया है उसकी एक सब्जेक्ट लाइन होती है जिसको आप प्रॉपर वे में मेंशन करें। टू और सीसी के अंतर को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। टू जो होता है वो डायरेक्टली उसी पर्सन को होता है जिसके लिए आपने मेल किया है। सीसी हम उन्हीं लोगों को सम्मिलित करते हैं जो कि आपने जो मेल किया है उसके बारे में उन लोगों को पता रहे। और बीसीसी जो होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी जो होता है, या आप बोल सकते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें उन्हीं लोगों को रखता है कि जिससे कि जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं और टू और सीसी को ये पता नहीं लगता है कि बीसीसी किसके पास है, लेकिन बीसीसी वाला जो आपने नाम मेंशन किया है उसके अंदर टू और सीसी वाले का बीसीसी वाले को पता होता है। तो ये सारे अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप मैसेज करें शॉर्ट में करें, एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स पे बात ना करें, हमेशा शॉर्ट टोन में रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें और हर मेल का अधिक से अधिक उपयोग, रिप्लाई जो आता है उसका उपयोग, जो बहुत सारे मैसेज आते हैं हर का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता है। हमेशा जो भी आपके पास मैसेज आ रहे हैं जिनकी हाई प्रायोरिटी है उस पर फ्लैग लगा के रखें। सब कुछ बड़े अक्षरों में ना लिखें। मेल की ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी है तो आपकी कंपनी का निजी ईमेल का ही उपयोग करें। जब भी आप ईमेल हस्ताक्षर करें तो ईमेल हस्ताक्षर का प्रयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और जब भी आप मेलिंग करें तो उसके अंदर अपनी स्पेल
और चेकर को जरूर लगा लें, जिससे कि किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन सामने वाले के पास जा रहा है उसमें रॉन्ग कम्युनिकेशन ना हो, उसको किसी तरीके की एरर ना हो, जिससे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर इफेक्ट आए। ये सब चीज़ें जो हैं वो मेल करने का एक प्रॉपर तरीका है। तो ये याद रखिए, टू का मतलब हो गया जिसको आप डायरेक्टली मेल कर रहे हैं। सीसी का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्स है, एक्स का बॉस वाई है और इन दोनों का बॉस जेड है, तो आप ये मानिए यहाँ पे आप एक्स को काम दे रहे हैं तो वाई को भी पता होना चाहिए, और एक्स और वाई को नहीं पता होना चाहिए कि जेड को भी पता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेलिंग करेंगे एक्स को, उसके बॉस को वाई को, और इन दोनों के बॉस को जेड को। हालांकि जेड के अंदर जो होता है उनका रिलीवेंट वर्क नहीं होता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आपने किसको डायरेक्टली वर्क दिया और आपने उसके बॉस को भी ये काम असाइन किया है या बताया है। इसके लिए आप उसको बीसीसी में मेंशन कर सकते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर। सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आईटी। जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आईटी का उपयोग होता है, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में लैपटॉप है, पाम टॉप है, इन सब का हम उपयोग करते हैं। और जब हम उपयोग करते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक के कारण आपका डेटा, या आप ये कह सकते हैं आप साइबर अपराध के साथ अटैच में आ जाते हैं, तो या फिर आपका जो कंटेंट है वो चोरी हो जाता है। इन सब के विजिलेंस के लिए एक आईटी डिपार्टमेंट होता है जो इस सबको आपको अवेयर करता है कि आपको किस तरीके से साइबर अपराध से बचना चाहिए। तो उसी को लेकर हमारा आईटी डिपार्टमेंट वर्क करता है, जिसका काम होता है कि साइबर सिक्योरिटी की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, और अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो एक कानून के ढांचे में रहते हुए आपको न्याय दिलाना, ये सारा काम आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। तो हमारी जितनी भी फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करती है, उसी को जो नियम उनके द्वारा बनाया जाता है उसी को फॉलो करते हुए काम होता है। इसीलिए इसके लिए एक साइबर सुरक्षा मानदंड बनाया जाता है जिसका ISO 27001 है, जो कि आपकी सुरक्षा प्रणाली को स्थापित करना, उसको संचालन करना, उसकी निगरानी रखना, उसके रख रखाव और सुधार के लिए एक प्रॉपर मॉडल सेट करता है। आपको उसी मॉडल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कानूनी पेच ना फंसे। उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में आईटी के लिए जो कानून ढांचे बनाए गए हैं, कौन कौन से एक्ट हैं। इन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो आप कौन कौन से एक्ट को तोड़ देंगे, उस एक्ट के अंदर मिलने वाली सजाएं क्या होगी। तो यहाँ पे भारतीय आईटी अधिनियम 2000 आईटी को लेकर है। इसी तरीके से भारतीय कॉपीराइट्स अधिनियम है, आप किसी भी चीज़ को कॉपीराइट नहीं कर सकते। इंडियन पेनल कोड, जो उसमें भारतीय दंड संहिता, किस तरीके का आपको दंड दिया जाएगा, और अगर आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में आईटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि जो भारतीय दंड संहिता है उसमें धारा 406 और 420 जो होती है वो विश्वासघात अपराध या फिर धोखाधड़ी और बेईमानी के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ते हैं तो भारतीय संविधान अधिनियम के अंदर चले जाते हैं, और कॉपीराइट में किसी की भी चीज़ को आप उपयोग करते हैं उसके पेटेंट्स को तोड़कर, तो आप कॉपीराइट एक्ट के अंदर आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन आईटी एक्ट भी सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेख हैं या डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आईटी बनाया गया है। इनको आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है साइबर फ्रॉड से किस तरीके से आप बच सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया है, हमेशा आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस डाल के रखें, संदिग्ध ईमेल पर क्लिक ना करें, आपके पासवर्ड को टाइम टू टाइम बदलते रहें, पेमेंट के लिए वाईफाई का उपयोग यूज़ ना करें, QR कोड भी चेक कर लें कि गलत QR कोड पे ना जा रहा हो, ATM फ्रॉड से बच जाएं, किसी भी तरीके की जो रॉन्ग वेबसाइट्स है या कोई फ्रॉड वेबसाइट्स है उस पर अपना किसी भी तरह का डेटा नहीं डालें। आपको मान लो किसी तरह का पेमेंट करना हो, आपने किसी भी रॉन्ग वेबसाइट्स के अंदर अपना डेटा डाल देंगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेहतरीन चैप्टर था जो आपकी साइबर सुरक्षा एवं आपके अवेयरनेस को बढ़ाता है।
आशा करते हैं इस चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने समझ लिए होंगे और आपके पास जो दी गई बुक है उससे भी आपने इसको पढ़ लिया होगा। मिलते हैं हमारे नए चैप्टर्स में। अभी तक हमने 1 से लेकर 11 तक की हमारी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी तैयार कर ली है। आशा कर रहे हैं आप इसको देख रहे होंगे और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमें महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें जिससे कि हम अपने आप को और भी बेहतरीन बनाएं आपके कंटेंट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।